यस वी आर लाइव नाउ। गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और सुरक्षित भी हैं। मैं सेल्फ शाह मिश्रा एंड आई वेलकम यू एट द प्लेटफॉर्म ऑफ रूबी स्टडी हॉलिक। यहाँ पे हम लोग क्लास 9th के हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट है और आपका पहला चैप्टर है। यहाँ पे हमको समझना है फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो बेस थे, क्या रीज़न रहा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, कौन कौन से कारण थे, इन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स बिगिन द चैप्टर। देयर इज़ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। यहाँ पे हम सबसे पहले समझेंगे कि लेट 18th सेंचुरी के दौरान फ्रांस की सोसाइटी का स्ट्रक्चर क्या था, वहाँ का समाज किस तरीके से वितरित था, इस चीज़ को हमको समझना है। ठीक है, लिखा हुआ बेटा, इन 1774 लुई 16 of the Bourbon family of kings ascended the throne of France। 1774 में 1774 लुई 16 जो कि बर्बन डायनेस्टी का था। बर्बन डायनेस्टी वैसी एक डायनेस्टी जैसे हमारे यहाँ स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, राजपूत डायनेस्टी ऐसे हुआ करते थे, वैसे वहाँ फ्रांस में बर्बन डायनेस्टी थी। तो वहाँ का एक राजा था जिसका नाम था लुई 16। ये 16वें नंबर थे एग्जैक्टली, इसलिए इनको लुई 16 कहा जाता है। ये 1774 में वहाँ के राजगद्दी पर बैठे। ही वॉज 20-year-old एंड मैरिड टू द ऑस्ट्रियन प्रिंस मैरी एंटोनिटी। 20 साल की अवस्था में इनकी शादी एक ऑस्ट्रियन प्रिंस मैरी एंटोनिटी से होती है। अपॉन हिज एक्सेशन द न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजर या ट्रेजरी। और जब राजा गद्दी पर बैठता है तो उसको उसका राजकोष खाली मिलता है, यानी कि खजाना खाली हो चुका था। लॉन्ग ईयर ऑफ वॉर हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ फ्रांस। फ्रांस, देखो बेटा, फ्रांस और ब्रिटेन इनके बीच में बहुत युद्ध हुआ है। एक बार तो 100 साल तक युद्ध चला जिसको कहते हैं 100 ईयर ऑफ वॉर। लेकिन जो मोस्ट रिसेंट है वो है 7 ईयर वॉर, उसको बोलते हैं सप्तवर्षीय युद्ध। ये ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में होता। इसमें और भी अलायंस थे, लेकिन जो मेजर पार्टी थी वो एक ब्रिटेन थी और दूसरा आपका फ्रांस था। तो इसमें फ्रांस हार जाता है और ब्रिटेन की विक्ट्री होती है। और ये वॉर शुरू हुआ था बेटा 1756 से लेकर 1763 तक। ये पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट करके रखिएगा, अभी हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं। 1756 से लेकर 1763 तक ये 7 ईयर वॉर का पीरियड था। इसी पीरियड में ब्रिटेन को एक ऐसी विक्ट्री मिली, एक ऐसी जीत मिली जिसने उसके हौसले को इतना बढ़ा दिया कि उसने भारत में भी अपना वर्चस्व बना लिया। क्या आपको याद होगा बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था? एग्जैक्टली ठीक 1757 में, यानी कि एक साल के बाद जब फ्रांस के साथ ब्रिटेन ने युद्ध करना शुरू किया तो उसके ठीक एक साल के बाद उसने बैटल ऑफ प्लासी भी लड़ा था, जिसमें क्लाइव का नेतृत्व किया गया था। सिराजुद्दौला को हरा के उसने बंगाल पर पूरा का पूरा ऑल ओवर कब्जा कर लिया था। और यही वो पीरियड था जहाँ पे हम कह सकते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री में ब्रिटिशियस लोग अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करते हैं। इसलिए ये 7 ईयर वॉर ब्रिटेन फ्रांस से भी जीतता है और इसी 7 साल में ब्रिटेन इंडिया में भी अपने आप को स्टैब्लिश कर लेता है। क्लियर? सो इसमें लिखा है बेटा, लॉन्ग ईयर ऑफ वॉर हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ फ्रांस। एडेड टू दिस was the cost of maintaining an extravagant court at the immense palace of Versailles। इसको जो लॉन्ग ईयर चला था, लॉन्ग वॉर ईयर तो था, इससे ना फाइनेंशियल रिसोर्स बहुत ज़्यादा इसके फ्रांस के ख़त्म हो गए। और इसके ऊपर भी जो उनका वर्साइल का पैलेस था उसका जो एक्स्ट्रावैगेंट, यानी कि बहुत सारे फिजूल खर्चे भी होते हैं, उन सब चीज़ों से बहुत सारी डेप्ट में जाने लगे फ्रांस के लोग। Under Louis XVI, France held the 13 American colonies to gain their independence from the common enemy Britain। अच्छा, जब लुई 16 राजगद्दी पर बैठा तो उसने अमेरिका की 13 कॉलोनी को मदद किया था इंडिपेंडेंस गेन करने में। और वो किससे? ब्रिटेन से। ब्रिटेन इन दोनों का कॉमन एनिमी था। ब्रिटेन ने अमेरिका में भी अपनी कॉलोनीज़ बनाई थी, तो उस 13 कॉलोनीज़ को इंडिपेंडेंस दिलाने में लुई 16 ने बहुत मदद की थी। अब इससे हुआ क्या? The war added more than $1 billion to a debt that had already risen to more than $2 billion। इस वॉर की वजह से फ्रांस के ऊपर 1 बिलियन लीवर क्या बेटा? वहाँ का करेंसी है, ठीक है ना, वहाँ की करेंसी। हमारे यहाँ रुपया चलता है, वैसे वहाँ की उस समय की करेंसी थी ये। 1794 में ये बंद कर दिया गया था, फिर तब तक 1794 तक ये वहाँ पे चला। तो 1 बिलियन लीवर का उनके ऊपर क्या हुआ? डेप्ट हो गया, जो कि पहले से ही 2 बिलियन उनके पास था, अब 1 बिलियन और उस पर लद गया।
लेंडर्स हु गेव द स्टेट क्रेडिट नाउ बिगिन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन। अब जिन लोगों ने उधार दिया था, जो लेंडर्स थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंटरेस्ट 10% मांगना शुरू कर दिया, भाई हमको 10% का इंटरेस्ट दो। सो द फ्रेंच गवर्नमेंट वॉज ऑब्लाइज टू स्पेंड एन इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ इट्स बजट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट अलॉन्ग। अब क्या किया उसने, अपने बजट में इंटरेस्ट इंक्रीज करने के साथ साथ और भी चीज़ों को बढ़ाने के बारे में सोचा, जैसे to meet its regular expense such as cost of maintaining an army, the code running a government offices or universities, the state was forced to increase taxes। अब इन सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, कोर्ट को मेंटेन करने के लिए, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को मेंटेन करने के लिए, यूनिवर्सिटीज़ चलाने के लिए उन्होंने क्या सोचा कि हम क्यों ना टैक्स बढ़ा दें। टैक्स बढ़ाना उनको ईजी लगा। येट इवन दिस मेजर वुड नॉट हैव सफिज, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में नहीं था कि इतने बड़े डेप्ट को ख़त्म करने के लिए थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ाना। फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी वॉज डिवाइडेड इनटू 3 ई स्टेट एंड ओनली मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट पे टैक्स। देखो 18वीं शताब्दी तक क्या था कि फ्रांस का जो समाज था वो 3 ई स्टेट में डिवाइड था। जैसे हमारे यहाँ का समाज क्या था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का, तो वैसे इनके यहाँ क्या होते थे, 3 ई स्टेट होते थे। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं। द सोसाइटी ऑफ ई स्टेट वॉज द पार्ट ऑफ फ्यूडल सिस्टम दैट डेटेड बैक टू द मिडिल एज। The term old rhyme is usually used to describe the society and institution of France before 1789। देखो एक टर्म आता है ओल्ड राइम, ये क्या था, ये 1789 के पहले की जो सोसाइटी थी, जो इंस्टीट्यूशन थे, उनको ओल्ड राइम कहा जाता था। ठीक है, ये फ्रांस की जो सोसाइटी थी वो फ्यूडल सिस्टम का एक पार्ट था, सामंती व्यवस्था का एक भाग हुआ करता था। फिगर 2 देखते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे आपका फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। तो फर्स्ट स्टेट में कौन आ रहा है आपका, क्लैरिजी। पहले स्टेट में क्लैरिजी यानी कि आपके पादरी लोग आते थे। सेकंड स्टेट में कौन आता है, नोबिलिटी, यानी कि जो नोबल थे, जो राजा के बहुत करीबी हुआ करते थे या जो सामंत लोग हुआ करते थे, उसमें आते थे। थर्ड स्टेट में क्या आता था, इसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, मर्चेंट्स थे, कोर्ट के ऑफिशियल्स थे, लॉयर थे, उसके बाद पीजेंट और आर्टिशंस थे, और सबसे नीचे आप आएंगे तो स्मॉल पीजेंट, लैंडलेस लेबर और सर्वेंट भी हुआ करते थे। ये सब के सब यानी कि एक बड़ा बिजनेसमैन से लेकर एक लैंडलेस लेबर तक, ये सब थर्ड स्टेट में आते थे। सिर्फ क्लैरिजी जो था वो फर्स्ट स्टेट में होता था, और जो नोबल पर्सन होता था, नोबिलिटी में आते थे, वो सेकंड स्टेट में थे। बाकी सब के सब लोग क्या थे, वो थर्ड स्टेट में हुआ करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया है फिगर टू शो हाउ द सिस्टम ऑफ स्टेट इन फ्रांस या फ्रेंच सोसाइटी वॉज ऑर्गेनाइज। पीजेंट मेड अप टू 90 अबाउट % ऑफ द पॉपुलेशन। लगभग फ्रांस की टोटल जनसंख्या का 90% तो पीजेंट थे वहाँ के। हाउएवर ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ देम वोन द लैंड दे कल्टिवेट, और इसमें से बहुत कम ही लोग थे जिनके पास खुद की ज़मीन थी जिससे वो खेती कर सकते। About 60% of land was owned by the nobles, the church and other richer member of the third estate। और जो लगभग 100 में से 60% ज़मीनें तो नोबल लोगों के पास, चर्च के पास या थर्ड स्टेट के जो रिचर सेक्शन के लोग थे, जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, मर्चेंट हैं, इन लोगों के पास ज़मीन थी। The member of first two state, that is clergy and the nobility, enjoyed certain privilege by the birth। जो आपके क्लैरिजी और नोबिलिटी के लोग थे, नोबल लोग थे, इन लोगों को बहुत से प्रिविलेज दिए गए थे, बहुत से विशेषाधिकार मिला था, और वो बचपन से ही कि भैया आप अगर नोबल फैमिली में पैदा हो गए हो तो आपको भी ये सारी सुविधाएं मिलेंगी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज वॉज एग्जम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्स टू द स्टेट। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रिविलेज क्या था कि इन दोनों लोगों को, यानी कि क्लैरिजी को और नोबिलिटी को, किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। द नोबल्स फर्दर एंजॉयड फ्यूडल प्रिविलेज, दीज इंक्लूड फ्यूडल ड्यूज विच दे एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पीजेंट। देखो जो नोबल लोग थे उनको बहुत सारे फ्यूडल प्रिविलेज भी दिए गए, बहुत सारे सामंती सुविधाएं दी गई थी। उसमें से एक था कि फ्यूडल ड्यूज लिया करते थे, यानी कि सामंती कर लेते थे। अब ये कर कुछ भी हो सकता था उस समय के जो कंडीशन के अकॉर्डिंग, ग्रेन में ले सकते थे, कैश में ले सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, उसको फ्यूडल ड्यूज कहते थे। विच दे एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पीजेंट, और ये लोग उसको किसानों से लिया करते थे। पीजेंट वर ऑब्लाइज टू रेंडर सर्विस टू द लॉर्ड, टू वर्क इन हिज हाउस एंड फेल टू सर्व इन द आर्मी और द पार्टिसिपेट। जो पीजेंट लोग होते थे ना बेटा, ये मजबूर थे, इनको काम करना पड़ता था अपने मालिक के यहाँ या उनके घरों में, उनके खेतों में, आर्मी में सेवा देनी पड़ती थी। कभी कभी जब सड़कें बन रही होती थी तो वहाँ पे भी इनको सेवा देनी पड़ती थी। ठीक है, द चर्च टू एक्सट्रैक्ट इट्स शेयर ऑफ टैक्स कॉल तीथे फ्रॉम द पीजेंट। अब चर्च क्या करता था, वो भी तीथे के नाम से टैक्स लिया करता था पीजेंट से। पीजेंट लोग उसको ये धार्मिक कर दिया करते थे। एंड फाइनली ऑल मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू पे
टैक्सेस टू द स्टेट, और जितने भी लोग थे उनको सबको स्टेट को भी टैक्स देना पड़ता था। दीज इंक्लूड डायरेक्ट टैक्स कॉल्ड टैलीज, उसमें से एक तो डायरेक्ट टैक्स था जिसको टैली कहते थे, ये किसको दिया जाता था, स्टेट को यानी कि राज्य को देते थे, और टीथे किसको दिया जाता था, चर्च को दिया जाता था। टैली के अलावा बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स भी थे विच वर लेवाइड ऑन आर्टिकल्स ऑफ एवरीडे कंजम्पशन लाइक सॉल्ट और टोबैको, यानी कि टैली के अलावा और भी बहुत सारे टैक्स थे जो स्टेट लिया करती थी वहाँ के पीजेंट से या थर्ड स्टेट के लोगों से, जैसे रोज़मर्रा की खाने वाली चीज़ सॉल्ट हुआ, टोबैको हुआ। सॉल्ट के बारे में लिख लीजिए अगर आप लिखना चाहें तो गैबल, एक गैबल नाम का कर लिया जाता था, टैक्स होता था जो कि फ्रांस के राजा जो स्टेट थी वो पीजेंट से लिया करते थे। सॉल्ट, नमक कर, हमारे यहाँ नमक कर के लिए महात्मा गांधी ने दांडी आंदोलन चालू किए दिया था, छेड़ा था, लेकिन वहाँ पे फिलहाल ये गैबल नाम का कर लिया जाता था, ठीक है। द बर्डन ऑफ फाइनेंशिंग एक्टिविटी ऑफ द स्टेट थ्रू टैक्सेस वॉज बॉर्न बाई द थर्ड स्टेट अलोन। अब देखो यहाँ पे जो फाइनेंशिंग एक्टिविटीज़ है यानी कि जो भी बर्डन आ रहा है टैक्स पे करने का, वो टोटल थर्ड स्टेट लोगों के पास ही आ जाता था, जो मजबूरी में बेचारे वो झेलते थे। यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स हैं बेटा, इसको आपको लिखना भी है, आप समझ लीवर्स जो कि करेंसी थी 1794 में बंद कर दी गई थी। क्लैरिसी क्या था, ग्रुप ऑफ पर्सन इन्वेस्टेड विद स्पेशल फंक्शन इन द चर्च, जो चर्च में रहते थे पादरी लोग। टीथे क्या था, एक टैक्स था जो चर्च लिया करता था, और क्या था इसमें 1/10 ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, यानी कि आपके खेत में जितना भी आप प्रोडक्शन करेंगे उसका 1/3 आपको चर्च को देना पड़ता था। और टैली क्या था, टैक्स टू पे डायरेक्टली टू द स्टेट, और एक प्रकार का डायरेक्ट टैक्स था तो स्टेट को दिया जाता था, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ चीज़ें, इसको आपको खुद से पढ़ना है। यस, आज के लिए हम देखते हैं द स्ट्रगल टू सर्वाइव, यानी कि जीने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे लोग। कैसे, द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम अबाउट 23 मिलियन इन 1715 टू 28 मिलियन इन 1789, यानी कि 1715 में जहाँ फ्रांस की पॉपुलेशन 23 मिलियन थी, वहीं 1789 में यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान ये 28 मिलियन हो गई थी। दिस लीड टू अ रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर द फूड ग्रेन्स, इससे हुआ क्या, फूड ग्रेन्स में यानी कि अनाज की मांग बढ़ गई। भाई जनसंख्या ज़्यादा होगी तो मांग बढ़ेगी, आप जानते हैं मांग और आपूर्ति इकोनॉमिक के टर्म में हम लोग को भी आगे इकोनॉमी पढ़ेंगे। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन कुड नॉट कीप पेस विद अ डिमांड, अब जो प्रोडक्शन हो रहा था ग्रेन का वो डिमांड के साथ मैचअप नहीं कर पा रहा था, यानी कि मांग ज़्यादा थी प्रोडक्शन कम था। सो द प्राइस ऑफ ब्रेड विच वॉज द स्टेपल डाइट ऑफ द मेजॉरिटी रोज रेपिडली, और इसलिए क्या हुआ, जो आपका ब्रेड था जो कि स्टेपल डाइट में आता था, मुख्य आहार में आता था, उसका रेट बहुत बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मोस्ट वर्कर वर एम्प्लॉयड एज लेबर इन द वर्कशॉप हुज ऑनर फिक्स दियर वेज, ज़्यादातर जो वर्कर होते थे वो किसी न किसी वर्कशॉप में जॉब करते थे, उनकी सैलरियाँ फिक्स होती थी, उनके मालिक के द्वारा फिक्स कर दी जाती थी। बट विच डिड नॉट कीप पेस विद द राइज ऑफ प्राइस, लेकिन जो उनकी सैलरी होती थी, जो उनका मेहनताना होता था दिन भर का, वो जो महंगाई की दर थी उसके साथ मैच नहीं कर पा रहा था, यानी कि महंगाई बहुत ज़्यादा थी, इनकम बहुत कम हो गई थी। सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड रिचर या रिच वाइडेड, और इससे हुआ क्या कि गरीबी और अमीरी की जो खाई होती है वो काफ़ी बड़ी होती चली गई, यानी गरीब बहुत गरीब होता चला गया, अमीर बहुत अमीर होता चला गया। थिंग्स बिकम वर्ड्स वैन एवर ड्रॉट और हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट, और कभी कभी चीज़ें इतनी ज़्यादा बदतर हो जाती थी, कब, जब कभी हेल या यानी कि हेल जानते हैं ड्रॉट, सूखा पड़ना, और या फिर ओलावृष्टि होना, जब ऐसी चीज़ें होती थी फसल ख़राब हो जाता था तो सिचुएशन और भी ज़्यादा वर्स्ट हो जाता था। दिस लीड टू अ सब्सिस्टेंस क्राइसिस, समथिंग दैट अकर्ड फ्रिक्वेंटली इन फ्रांस ड्यूरिंग द ओल्ड रिजिम, और इससे हुआ क्या या उससे होता क्या था कि सब्सिस्टेंस क्राइसिस आ जाता था, यानी कि भोजन की समस्याएं क्रिएट हो जाती थी, जो कि ओल्ड राइम में तो अक्सर देखने को मिला है, ठीक है। तो इस एक टर्म को याद रखिएगा, सब्सिस्टेंस क्राइसिस इंपॉर्टेंट है, और ये स्पेशली 23 मिलियन का जो पॉपुलेशन थी 1715 में 28 मिलियन हो गई 1789 में, जिसकी वजह से क्रिएट हुआ। पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई, डिमांड ज़्यादा बढ़ गई, लेकिन जो प्रोडक्शन था वो उसके स्पीड में नहीं आ पाया, मैचअप नहीं कर पाया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि मांग बढ़ती गई, प्रोडक्शन घटता गया, महंगाई बढ़ती गई, और जो गरीब था इंसान वो गरीब होता चला गया, और जो अमीर इंसान थे वो अमीर होते चले गए, जिसको हमने सब्सिस्टेंस क्राइसिस का एक टर्म दे दिया। क्लियर बेटे। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ अ सब्सिस्टेंस क्राइसिस हैपन। देखो यहाँ पे ग्राफ है, इसको हम लोग कभी समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिल करके, उसके बाद हम पढ़ेंगे ग्रोइंग मिडिल क्लास इन्वेस्टिंग एंड इनटू प्रिविलेज, ठीक है। तो फिलहाल मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।